नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अप्रैल 22 को जो कुछ हुआ पहलगाम में और उसके बाद 6 और 7 मई, 9 और 10 मई की रात को भारत ने जो पाकिस्तान पर कार्रवाई की, उसे पाकिस्तान को बहुत लंबे समय तक भूलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ हरकतें ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना प्रमुख या हमारे थल सेना प्रमुख, उनकी तरफ से जो बयान आए हैं और जो एक तरीके से पाकिस्तान को चेतावनियां दी गई हैं, उनका कुल मिलाकर के सार ये है कि यदि आपने सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ को बंद नहीं किया, यानी जो स्टेट की तरफ से, सरकार की तरफ से हरकतें की जा रही हैं वो बंद नहीं हुई, और उधर सर क्रीक में अगर आपने फौजों का जमावड़ा बंद नहीं किया, तो राजनाथ सिंह हो चाहे हमारे सेना, दोनों सेनाओं के प्रमुख हों, और तीसरे सेना प्रमुख तो अभी बोल ही नहीं रहे, नौसेना प्रमुख, इन सब ने ये चेता दिया है कि इस बार इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी चूंकि कोलंबिया की यात्रा पर हैं और वहां उन्होंने कुछ फिर से ऐसे बयान दिए हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी में ऐसी कौन सी मेधा है, ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसी कौन सी काबिलियत है कि विदेशों की यूनिवर्सिटीज उनको आमंत्रित करती हैं कि आप प्लीज हमारे यहाँ पधारिए और हमारे स्टूडेंट्स को ज्ञान दीजिए, डेमोक्रेसी के बारे में। तो ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके के बयान दिए हैं, जरा उस पर भी गौर करेंगे। वांगचुक को लेकर के उन्होंने दशहरे पर आयोजित रैली में ये कहा है कि वो पाकिस्तान होकर के आए हैं, तो इसमें कौन सी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो नवाज शरीफ से मिलने के लिए गए थे। क्या बात है, क्या तर्क है। और ऊपर से बाला साहब ठाकरे भी बड़े प्रसन्न होते होंगे इनके इस तरह के कुतर्क सुन करके। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, उन्हीं से सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो हम जरा नौसेना प्रमुख को, वायुसेना प्रमुख को सुन ले, उन्होंने क्या कहा है। कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूं उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। आई होप they are convinced about it and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. So why should I talk about it? तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या, कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब बड़ी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहां पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो। जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो, आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो। एंड मे बी उनको अपनी पब्लिक को कुछ दिखाना है अपने साख बचाने के लिए। मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता।
हाँ जी, सेकंड पार्ट। वायुसेना प्रमुख। लेकिन एक वीडियो है हमारे पास सेना प्रमुख द्विवेदी साहब का, पूरी तैयारी के साथ है और इस पर वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहिगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका वायुसेना प्रमुख और थल सेना प्रमुख। तो भट्ट साहब, ओवर टू यू। देखिए ऐसा है, आप जो है ये खाली बयानों पे मत जाइए। एक बहुत साफ पैटर्न उभर रहा है कि अगर ट्रंप की दोस्ती बढ़ेगी सैयद मुनीर से, जो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है, whom they call फील्ड मार्शल, आई कॉल हिम द फील्ड मार्शल। तो जैसे जैसे ट्रंप की गलवैयां बढ़ेंगी अगर अगर सैयद मुनीर से, और जैसे जैसे ट्रंप इंडिया पे रोज नए दबाव बढ़ाएगा, कभी 50% टैरिफ, कभी H1 वीजा के ऊपर जो है 88 लाख की फीस, तो कभी जो है फिल्म प्रोडक्शन के ऊपर नए प्रतिबंध। तो भारत ने भी जो अमेरिका का जो प्रॉक्सी है, जो अमेरिका का चिंटू है यानी पाकिस्तान, उस पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये पैटर्न बड़ा स्पष्ट है। राजनाथ सिंह ने पहली बार एज ए डिफेंस मिनिस्टर ये बोला है कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होके जाता है। सर क्रीक एक ऐसा दलदली इलाका है गुजरात राज्य में भारत पाकिस्तान सीमा पर, जहां पर पाकिस्तान की खुराफात हमेशा चलती रहती है, लेकिन आज तक वो पिछले 78 सालों में कुछ कर नहीं पाया। और भारत ने वहां पे अपनी जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय ही वहां बहुत काम उन्होंने कराया था, जैसे वाटर सप्लाई है, वाटर लाइन है, रोड्स है, और जो दलदली इलाके में जो है ट्रैफिक मूवमेंट होना चाहिए। और दूसरा जो जो सबसे बड़ा काम हुआ कि बीएसएफ को उस दलदली इलाके में चलने वाली जो बोट्स हैं विशेष, वो भी उपलब्ध करा दी गई हैं, जो जो तो अब जो है वहां पे बीएसएफ साल में 12 महीने पेट्रोलिंग कर सकती है। तो राजनाथ सिंह का बयान, आर्मी चीफ का बयान, और इंडियन एयरफोर्स चीफ का बयान, और एयर वाइस मार्शल मिस्टर भारती का बयान, ये 4 लोगों के बयान जो हैं ये साफ पैटर्न दिखा रहे हैं कि अब की बार जो ऑपरेशन सिंदूर होगा, वो होगा तो है ही। तो अब की बार जो अमेरिका का जो प्रॉक्सी स्टेट है, जो अमेरिका का क्लाइंट स्टेट है, या अमेरिका का जो चिंटू है, उसको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो अमेरिका का चिंटू बनने लायक नहीं रहेगा। और लोगों को थोड़ा इतिहास की जानकारी मैं करा दूं, पाकिस्तान डे 1 से अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप का एक क्लाइंट स्टेट है, उनकी गोद में लेटा हुआ है। और अगर याद करें तो उस समय दो बने थे मिलिट्री अलायंस, एक था सेंटो, CENTO, एक सीटो, SEATO, उसका पाकिस्तान मेंबर था। ये सारे ये दोनों मिलिट्री अलायंस इंडिया के अगेंस्ट थे। 1965 की वॉर में भारत के पास नेट था, तो पाकिस्तान के पास अमेरिका का दिया हुआ सैबर जेट था। इंडिया के पास अगर अपने बनाए हुए और सोवियत टैंक थे, तो पाकिस्तान के पास अमेरिका का दिया हुआ पैटर्न टैंक था, जिसको देश में बहुत लोग जानते हैं पैटर्न टैंक का उस समय कितना पावरफुल माना जाता था। और इंडिया के खिलाफ जितना भी पाकिस्तान से जनरल जिया-उल-हक के जमाने में 80 के दशक में जो आतंकवाद पंजाब में फैलाया गया, जिस तरीके से एयर इंडिया की फ्लाइट थी कनिष्क 85 या 86 में, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, वो मिड एयर में क्रैश हो गई थी, 350 से ज्यादा यात्री उसमें मारे गए थे, और वो सारे के सारे खालिस्तानी थे, और वो कनाडा में शरण पाए हुए थे। तो ये सारा जो भी भारत में आतंकवाद हो रहा है, ये पूरा अमेरिका और यूरोप और कनाडा से ही हो रहा है। और मोदी जी के आने के बाद अब कनाडा और ब्रिटेन को तो भारत ने ठीक से न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब आपको खालिस्तानी हरकतें
कनाडा में और ब्रिटेन में और बहुत हद तक ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में अब सुनाई नहीं पड़ती हैं, एकदम गायब हो गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भी जो है कनाडा की सरकार ने अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। वो पन्नू जो है, जो बहुत दंदनाता फिरता था, अब वो दुम दबा के अंदर हो गया है और कनाडा में उसकी सुरक्षा वापस हो गई है। तो ये भारत के कड़े रुख का परिणाम है जो अब कनाडा लाइन पे आ गया है। और आपको याद होगा कि जून 2024 में भारत 23 में भारत सरकार ने एक साथ कनाडा के 41 डिप्लोमेट को देश से जो है देश छोड़ने का हुक्म दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये में पहली घटना थी कि जब किसी एक विकासशील देश जो कि नॉन व्हाइट है, यानी भूरा देश है, जो गोरा नहीं है, उसने गोरे साहिबों के देश के 41 डिप्लोमेट को एक झटके में निकाल दिया हो, जो नेटो का मेंबर हो, जो वेस्ट अलायंस का मेंबर हो, व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, यानी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और ये इन्हीं का दुनिया पे राज चलता है, आज भी इन्हीं का राज है। तो उस देश को ऐसी तगड़ी चोट दी भारत ने। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद पहली बार हुआ था। और अब जो भारत का जो स्टैंस है, जो राजनाथ सिंह का बयान है, एयर चीफ मार्शल का बयान है, ये सीधे सीधे पाकिस्तान को खुली चेतावनी है कि तुम अमेरिका के बल पर, अमेरिकी पैसे के बल पर तुम उनसे जो है रिश्वत पा सकते हो और तुम उनसे आर्म्स एड ले सकते हो, लेकिन भारत की जो अपनी विकसित की हुई टेक्नोलॉजी के आधार पर जो हमारे आर्म्स एम्यूनेशन है, जो हमारी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जो हमारी एयर ऑफेंस टेक्नोलॉजी है, वो आप भाड़े के हथियारों से भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। और अब की बार जो 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 स्ट्राइक होगी, जो ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, तो पाकिस्तान के अस्तित्व पे गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। और पाकिस्तान भी तैयारी कर रहा है। लश्कर तैयबा अपना हेडक्वार्टर लाहौर से शिफ्ट करके ले गया है खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान के बॉर्डर के निकट। जैश ए मोहम्मद अपना हेडक्वार्टर बहावलपुर से शिफ्ट करके वो भी ले गया है खैबर पख्तूनख्वा। हालांकि दोनों के दोनों ब्रह्मोस की और इंडियन मिसाइल की रेंज में हैं, 300-400 किलोमीटर ज्यादा रेंज नहीं है, वो कोई उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये दिखाता है कि उनकी भी तैयारी हो रही है। और जो चोट पहुंचाई है भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरफोर्स के बेसिस को, और जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरा ध्वस्त कर दिया है, उसको अभी पाकिस्तान को बनाने में कम से कम 1.5 से 2 साल अभी और लगेगा। पहली बात तो उसको कम से कम $5 बिलियन चाहिए। $5 बिलियन का मतलब अगर इंडियन करेंसी में लें तो कम से कम हो गया ये 50,000 करोड़ रुपया। इंडिया में $1 88-87 रुपए का है, पाकिस्तान में $1 282-284 रुपए का है। अब आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान करेंसी में कितना पैसा चाहिए होगा, 3 से 4 लाख करोड़ रुपए चाहिए होगा। पाकिस्तान के पास जो है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो जो उनके पास रिजर्व करेंसी है, वो केवल इतनी है कि पाकिस्तान को डिफॉल्टर स्टेट डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है बस। बाकी पाकिस्तान के पास इतना पैसा ही नहीं है, इतने साधन ही नहीं है कि जो उसके एयरफोर्स की जो ताकत थी और जिसको भारत ने नष्ट किया है, वो उसको जो है रिपेयर कर सके या उसको रिकूप कर सके। तो ये जो भारत की ओर से कड़ी वार्निंग है, भारत में लोगों ने शायद इसका निहितार्थ समझा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया को देखिए तो पाकिस्तान के मीडिया में राजनाथ सिंह के बयान से पैनिक की हालत है कि अभी तक हम समझे थे कि हमारा जो है केवल समस्या आएगी कश्मीर में, पीओके में। अब पीओके तो देश ने माना है और राजनाथ सिंह ने भी कह दिया है इससे कि सेटल केस है, ये तो आना ही है। अब अगला मोर्चा खोलना है सिंध के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। और यदि भारत ने राजस्थान से अगर इन्वेट करके, जैसलमेर से इन्वेट करके अगर पाकिस्तान का जो सिंध और पंजाब का लिंक है, अगर उसको ब्लॉक कर दिया, उसे काट दिया, तो पाकिस्तान से सिंध टूट जाएगा। और पाकिस्तान से अगर सिंध टूटेगा तो बलूचिस्तान भी टूट जाएगा। और आज ये दुनिया को मालूम है, भारत को मालूम है कि अमेरिका ग्राउंड ट्रूप भेजने की स्थिति में नहीं है। और अमेरिका अगर अपना अगर और ना ही अमेरिका की अब ये हैसियत है कि वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दे। आज भारत की नेवी भी जो है इतनी कैपेबल है, और ये कहा ही जा रहा है
कि ऑपरेशन सिंदूर में नेवी को अपना मौका नहीं मिला, इसलिए नेवी के लोग कुछ रुष्ट हैं। तो नेवी को भी संतुष्ट किया गया है कि अगली बार पूरा अवसर आपको दिया जाएगा। तो अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हुआ या जब नेक्स्ट स्टेज ऑफ कन्फ्रंटेशन आई, तो इससे पहले नेटो से, यूरोप से, अमेरिका से कहीं से भारत पाकिस्तान को मदद पहुंचे और वहां से मदद पहुंचने में उनको लग जाएंगे हफ्ते भर, 8 दिन, और इतनी देर में कुछ ही घंटों में इंडियन नेवी कराची पोर्ट को निपटा देगी। और पाकिस्तान का जो नेवी है छोटी मोटी, उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। और ये खबर आई थी मई में ऑपरेशन सिंदूर के समय कि पाकिस्तान ने अपने नेवल एसेट्स को कराची एयरपोर्ट से दूर हटा के छुपा दिया था ग्वादर में, कि वहां तो इंडिया नहीं जाएगा क्योंकि वहां पे चाइना के एसेट्स हैं, तो इंडिया वहां पे हमला नहीं करेगा। क्या गारंटी है कि अगली बार उसको भी फिर हम अगली बार छोड़ देंगे। और इस बार एक तैयारी और है। एक इंडिया के पास एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, एसैट। वो दुनिया में 2 ही देशों के पास है, या तो इंडिया के पास है या या, या अमेरिका के पास है। चाइना भी उसको पाने में लगा हुआ है। एसैट में सबसे बड़ी ताकत ये है कि हम जमीन से, जो आसमान पे धरती की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर जो सैटेलाइट जो उपग्रह परिक्रमा कर सकता है, उसको धरती से नष्ट किया जा सकता है। और आपको याद होगा आज से 2 साल पहले जब ये भारत ने ये क्षमता हासिल की थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने नेशन को एड्रेस किया था और देश को बताया था कि भारत ने आज ये क्षमता हासिल कर ली है। तो अगली बार जो है, और ये मामला पाकिस्तान नहीं है। अब मामला ये है कि जो कॉलोनियल पावर ने, अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत के लिए जो एक नासूर पैदा किया था 1947 में पाकिस्तान, मामला मजहबी भी नहीं है। लोगों को मजहब सुनने में ज्यादा मजा आता है, हिंदू मुसलमान। नो, इट्स नॉट दैट इश्यू, इट्स नॉट रिलीजियस इश्यू। ये मामला मजहबी नहीं है, ये मामला पावर गेम है, ये मामला जियोपॉलिटिकल है। और अगर पाकिस्तान का नासूर निपट जाएगा, तो भारत के लिए केवल एक ही समस्या बचेगी, वो होगी चाइना। वैसे तो जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे और बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत को 2.5 मोर्चों पे जूझना है, चाइना, पाकिस्तान और आधा मोर्चा घर के अंदर, जो आजकल चल रहा है ना, वो जो आपको बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में आई लव मोहम्मद, ये वही आधा मोर्चा है जो पूरा मोर्चा हो गया है। और ये भी आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा था कि हम एक नहीं 4 देशों से लड़ रहे थे। हालांकि उन्होंने जब उन देशों का नाम लिया, उसमें उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। इंडिया वॉज फाइटिंग पाकिस्तान, टर्की, चाइना एंड अमेरिका। और इस ऑपरेशन सिंदूर में मई में भारतीय वायुसेना ने टर्की के ड्रोन इंडस्ट्री को ध्वस्त कर दिया, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया, चाइना के JF-17 जो फाइटर जेट थे वो किसी काम नहीं आए, खड़े खड़े हैंगर में ही जो है ब्रह्मोस ने उनके सब उड़ा दिए। तो और जो एयर डिफेंस सिस्टम जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के पास था, रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पे, वो था लॉकहीड मार्टिन का। वो बिलियन ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट है, का वो पूरा सिस्टम है। वो पूरा जो है हमारी मिसाइल ने उसको बेकार कर दिया था। ये ट्रम्प की सबसे बड़ी चिढ़ है, सबसे बड़ा उनका जो है चिंता है कि अगर अमेरिकन आर्म्स कंपनी की साख खत्म हो गई, तो फिर तो हमारा क्या हाल होगा। टर्की की जो ड्रोन इंडस्ट्री है वो तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ध्वस्ती हो गई है। चाइना के JF-17 फाइटर जेट्स को अब नए ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, पहले मिल रहे थे, अब नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये पार्ट 2, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जब होगा, आई हैव नो आइडिया। और ये इंफॉर्मेशन मेरे पास होने का कोई औचित्य भी नहीं है। इट्स फॉर द इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट टू हैव दिस इंफॉर्मेशन। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, और जिस तरीके के अंदर जो उनके अंदर जो जिहाद का ज्वार है और जो जिहाद का जुनून है, और उनको लगता है कि बस अल्लाह ने हम ही को सारी ताकत दी है। और वो बड़े गर्व से कहते हैं, ये हिंदू बनिया कहते हैं वो लोग, बड़ी हिकारत के भाव से बोलते हैं। उनके जो विद्वान लोग आते हैं उनके टीवी चैनल्स में,
तो हिंदू बनियों को वो मसल देंगे, वो गिरा देंगे, इसका उनको पक्का विश्वास है और उनको भरोसा है कि अल्लाह उनके साथ रहेगा। तो वो पहलगाम जैसी बेवकूफ़ी बहुत जल्दी करेंगे ही। हमको आपको ये भी ज़्यादा बताना चाहिए कि इनके पूर्वज कौन थे? इनके पूर्वज कौन थे? ये तो उनकी समस्या है ना। वो तो इस्लामिक और क्रिश्चियन सोसाइटी जो कन्वर्टेड हैं पूरे अफ्रीका में, एशिया में, साउथ अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, उन सबका पहला काम ये है कि आपको अपने अतीत को जो है एकदम उसको उसकी स्मृति को एकदम उखाड़ फेंकना है, उसको इरेज़ कर देना है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और मार्क्सवाद, ये तीनों की शर्त ये है कि आपको अपना जो जो अतीत का बोध है, वो समाप्त हो जाना चाहिए। भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई और मज़हब नहीं है, सबसे बड़ा खतरा मार्क्सवाद है और यही जो है इस्लामी जिहादियों को कवर फायर प्रोवाइड करता है पूरे दुनिया में, इंडिया में भी करता है। तो सबसे बड़ा खतरा मार्क्सवाद है। तो और जो इस समय यूरोप में, अमेरिका में जो फिलिस्तीन के पक्ष में जो जिहाद हो रहा है सड़कों पे, वो सारा का सारा जो है कम्युनिस्टों के द्वारा उसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, जिसको वेस्ट में कहते हैं वोकिज्म, ये वोक लोग कर रहे हैं। और ब्रिटेन में जो कल जिस तरीके से हमला करके सिनेगॉग में यहूदियों के ऊपर हमला हुआ है, 2 लोगों की मौत हुई है, उससे वहाँ के जो जिहादी हैं और जो कम्युनिस्ट हैं, वो बहुत सख्ते में आ गए हैं कि इससे जो उनका जो अभियान था अगेंस्ट इज़राइल, वो कमज़ोर हो गया है। ये हुआ है ये ब्रिटेन में। और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को नेशनल टेलीविज़न पे आकर के देश को ये एश्योर करना पड़ा कि भारत सरकार की उनकी सरकार जो है, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठा रही है और ये इस तरह के जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो भारत में भी, और अब मैं दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड है कि ऐसा नहीं है कि कुछ ब्रिटेन में हुआ तो उसका असर यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा उसका असर। और आने एयर वाले दिनों में आप एयर चीफ मार्शल ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या जो मीडिया से बात की है, उसमें जो जानकारी दी है ज़रा वो मैं बता दूँ। उन्होंने ये कहा है कि भारतीय हमलों में पाकिस्तान के कम से कम 4 स्थानों पर रडार सिस्टम, 2 स्थानों पर कमांड और कंट्रोल सेंटर, 2 हवाई अड्डों के रनवे और 3 अलग-अलग ठिकानों पर 3 हैंगर क्षतिग्रस्त हुए। इसके अलावा एक C-130 श्रेणी का विमान और 4 से 5 फाइटर जेट, जिनमें F-16 शामिल है, यानी अमेरिका का विमान है ये नष्ट हो गए। और ये विमान उस समय जो नष्ट हुए हैं, वो रख-रखाव के लिए हैंगर में रुके हुए थे। और 5 विमान के बारे में उन्होंने ये बताया है कि उनको हवा में मार गिराया गया है। उनका पूरा बयान ये है कि 1 सप्ताह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है, वो भी नष्ट की गई। इसके अलावा 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर एक लंबी दूरी का हमला किया गया, जिसमें एक हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली का सिग्नल इंटेलिजेंस विमान के साथ अवाक, जिसको बताया गया था उस समय। इसको बोलते और हैं, एवैक्स बोलते हैं, एडवांस वार्निंग एयरक्राफ्ट सिस्टम, एवैक्स, यस और AWACS। और 5 हाई-टेक फाइटर, ये F-16 और JF-17 चाइना का है, F-16 अमेरिका का है। ये उस समय शायद इस लिहाज में नहीं बताए गए कि भाई तब अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते ज़रा ठीक थे, क्यों उसको शर्मिंदा किया जाए। लेकिन जब अमेरिका बाज ही नहीं आ रहा है, 3-3 बार आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुला रहा है, तो फिर भारत ने भी सोचा कि ज़रा बता ही दिया जाए। तभी तो ये सब बयान आ रहे हैं राजनाथ सिंह के और एयर चीफ मार्शल के और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के। अमेरिका को बताया जा रहा है कि आपके चिंटू का हमने ये हाल किया है और यदि ये बात नहीं आया तो हम इसका क्या हाल करने वाले हैं और क्या हम कर सकते हैं, ये बता दिया गया है अमेरिका को। और ये वॉर है, ये युद्ध है, यहाँ पे मजहब को मत लाइए।
चलिए अगले विषय पर जी बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अटैक हुआ है राहुल गांधी पर। ये कहा गया है कि राहुल गांधी में ऐसी कौन सी प्रतिभा है जिसके लिए विदेशी विश्वविद्यालय उन्हें बुलाते हैं। तो ये तो अपने आप में रहस्य है साहब। भारत से किसी और नेता को नहीं बुलाया जा रहा, और ये आरोप भी कि ये हमला भी किसी और ने नहीं, सुधांशु त्रिवेदी ने किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता में ऐसी कौन सी प्रतिभा है जो उन्हें विदेशों में बुलाया जाता है। कांग्रेस में एक से एक बुद्धिमान लोग हैं, उन्हें नहीं बुलाया जाता। राहुल गांधी को भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में भी नहीं बुलाया जाता। तो फिर सवाल ये है कि विदेशों में क्यों। देखिए, ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे के मुताबिक, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के मुताबिक 2021-22 में भारत में कुल जो विश्वविद्यालयों की संख्या 1168 है। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और इन यूनिवर्सिटी में वो राज्य भी शामिल हैं जहां पे कांग्रेस का राज है। हिमाचल है, तेलंगाना है और कर्नाटक है। और जो इंडी अलायंस के एलाइज हैं, डीएमके भी, तमिलनाडु भी है, और एक और वो भी है केरला। झारखंड भी तो है। ये 1000, झारखंड भी है। हाँ, ये झारखंड भी है। तो ये क्या वजह है कि 1168 यूनिवर्सिटीज ने भारत की कभी भी राहुल गांधी को ये सम्मान नहीं दिया कि कभी हमारे यहाँ भी आइए और हमारे छात्रों को बताइए कि नरेंद्र मोदी जो है भारत में लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा बन गए हैं। नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के लिए खतरा इसलिए बन गए हैं कि वो जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी गांव-गांव में पूरे भारत में लोक गाथा बन गए हैं मैं कि राज्य सरकारें। थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, दर्शकों को समझने में आसानी होगी। जब राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है या संविधान खतरे में है, तो आप ये मान करके चलिए कि वो कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं कि जी, कांग्रेस जी, जी, खतरे जी। में है, और संविधान भी और लोकतंत्र भी वो कांग्रेस के बारे असली में कहते हैं कि असली कांग्रेस खतरे में। समस्या ये है असली समस्या ये है कि पिछले 35-40 सालों से आप जाति का जहर पिला करके जाति का नशा दे करके लोगों को मस्त किए हुए थे। उन्होंने देखा कि पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो हमसे हमारा जाति मजहब नहीं पूछती है, लेकिन हमें सारी योजनाओं का लाभ बिना किसी को रिश्वत दिए मिल रहा है। और ये सरकार जाति का कोई भेदभाव भी नहीं करती है। तो बिहार के लोगों के लिए, यूपी के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, उड़ीसा के लिए, हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए, हर जगह लोगों के लिए ये सुखद आश्चर्य है। और केंद्र सरकार की योजनाओं से ये गैर कांग्रेसी सरकारें इतना आतंकित हैं कि पंजाब की सरकार ने और बंगाल की सरकार ने केंद्र सरकार की आयुष्मान की भारत यानी जो स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू ही नहीं किया। दिल्ली में केजरीवाल ने भी नहीं किया था, और अब उसको जो है दिल्ली की बीजेपी सरकार ने लागू किया है। और केंद्र सरकार की योजनाओं में तो केवल 5 लाख था, दिल्ली सरकार ने उसमें अपना भी जोड़ा है और वो करीब 8 लाख हो गया है। तो ये दिखाता है कि ये सरकारें जो गैर कांग्रेसी सरकारें हैं कितना भयभीत हैं। उनको लगता है कि अगर ये योजना हम लागू कर देंगे तो तो हमारा जो समर्थक वर्ग है वो बीजेपी की ओर मुड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, मैं मानता हूँ कि कोई किसी मजहब को, धर्म को मानता हो, लेकिन मैंने अपने जीवन काल में सबसे बड़ा चमत्कार जो देखा है भारत में या इस धरती पे होते हुए, कि 8 साल में 45 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से देश की जनता के खाते में सीधा पहुंचा। करीब 11 करोड़ से ऊपर लोगों को एलपीजी सिलेंडर मिल गए हैं। और अभी फिर सरकार ने जो है करीब जो है शायद 25 लाख की एक और जो है किस्त जारी की है कि इतने सिलेंडर अभी और बांटे जाएंगे। लोग भूल गए कि कभी वो और हमने तो करीब जीवन में 30 साल लाइन लगाई है गैस एलपीजी डीलर के यहाँ कि साहब जो है और सिलेंडर अपना लाद के ले जाओ और फिर लेके आओ। ये सब आपने भी झेला होगा चौधरी साहब। कहाँ कहाँ लाइन में और खड़े नहीं होते थे। टेलीफोन हाँ, का बिल हम भी खड़े भरना हुए है, हैं, लाइन में खड़े हो जाओ। बिजली हम का भी बिल खड़े हुए भरना हैं, है, लाइन में खड़े हो लाइन में जाओ। खड़े हो जाओ। रेलवे का टिकट लेना है, लाइन में खड़े हो जाओ।
हवाई हाँ। जहाज से जाना है, किसी ट्रैवल एजेंट को पकड़ो और सड़कों मेरे पर मेरे परिवार मेरे जी, मेरे सड़कों पर परिवार ये में हाल मेरे था। जी, मैं जब हाँ। गाजियाबाद से दिल्ली से चलता था मेरठ के लिए, तो गंग नहर पर, मुरादनगर में, मोदी नगर में 3-3 घंटे के जाम होते थे। तो इस देश की जनता को लाइन में और जाम में ही तो खड़ा कर रखा था। नहीं, नहीं, मेरे अपने जानने वालों में जितना है कि अब कोई भी रेल टिकट, एयर टिकट खरीदने ट्रैवल एजेंट के पास नहीं जाता। आज लखनऊ में आपको ट्रैवलिंग एजेंसी का ऑफिस ढूंढे नहीं मिलेगा। सारी की सारी बंद हो गई क्योंकि उनके पास अब कोई क्लाइंट नहीं रहा। लोग खुद ही बुक कर लेते हैं। ये फर्क आया है। और एक बात जो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैं उनसे आह्वान करता हूँ, जाके देखें। राजीव गांधी के समय जो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर सेंटर जो खुले थे, अब वो बंद हो रहे हैं क्योंकि वहां लोग ही नहीं आते। ये फर्क आया है। और पिछले 6 साल हो गए हैं, मैंने कभी भी अपना टिकट, वो जो बिजली का बिल है, कभी जाकर के एसडीओ के दफ्तर में जाकर जमा नहीं किया। वो मैं अपने फोन से ही कर रहा हूँ। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं लास्ट टाइम कब गया था। शायद गया हूँ 19 या 20 में। उसके बाद से आज तक नहीं गया। तो ये सब जो चेंज आया है। अब आपने बात की है गाजियाबाद की गंग नहर की। 19 मेरठ से दिल्ली की जो ट्रेन है आरआरटीएस, वो लगभग मेरे ख्याल से वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया है अब। हाँ, अब और कंप्लीट हो रहा है, वो अब शुरू हो थोड़ा सा जाएगा। बाकी है। थोड़ा सा बाकी है, मेरे ख्याल से 2025 में वो 100% पूरा हो जाएगा। हमने 2000 अटल जी के समय सुना था कि दिल्ली में ईस्ट पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्ट पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनेगा। मनमोहन सिंह 10 साल रहे प्राइम मिनिस्टर, वो ड्राइंग बोर्ड से आगे नहीं बढ़ पाया। मोदी जी के राज में दोनों पूरे हो गए। ये तो आप भी जानते हैं। और दिल्ली में जो लोग रोज चलते हैं, उनको ये मालूम होगा कि वो कितना बड़ा जो है, दिल्ली को इससे राहत मिली है कि लाखों ट्रक जो महीने में गुजरते थे दिल्ली से पंजाब, हरियाणा और यूपी आने वाले, अब कोई दिल्ली में नहीं घुसता। ये मामूली चेंज आया है। तो ये केवल गाली दे करके, प्राइम मिनिस्टर को गाली दे करके, प्राइम मिनिस्टर को अपमानित करके, और रोज ये टारगेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन 11 साल में ये एक ऐसा मुद्दा नहीं खोज पाए जिसमें ये पीएम मोदी को ये कह सकें कि इनके एक नीति ने, इनके एक निर्णय ने देश का, या देश की जनता का, या देश की जनता के एक वर्ग का, या किसी एक राज्य का, या किसी एक राज्य के जिले की आबादी का कोई अहित किया हो। ये आज तक नहीं 18 बता साल पाए। पहले, भट्ट साहब, 18 साल पहले 2007 में सोनिया गांधी ने मोदी जी को मौत का सौदागर बताया था। यस, यस, मैं मोदी कह रहा हूँ, कहा था। मोदी जी पर जितना इन्होंने अटैक किया है, मोदी जी उतने लोकप्रिय हुए हैं, पब्लिक उनके नहीं, नहीं, उतना ही मैं तो साथ केवल लोगों को मैं तो केवल एक आंकड़ा देता हूं कि 2013-14 का बजट मनमोहन सिंह का जो है, वो आखिरी बजट था। उस समय आयकर में छूट छूट की सीमा 2 लाख थी। 25-26 के बजट में वो बढ़ के आज 12 लाख हो गई है। और आप बिल्कुल। कहते हो देश का विकास नहीं हुआ है। आज देश में जो महीने का जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है, उनकी संख्या 2,500 करोड़ से ज्यादा है। और उसमें जो धनराशि का जो लेन-देन होता है एक महीने में, वो 25 लाख करोड़ है। आप जरा सोचिए, 25 लाख करोड़ रुपए में के लेन-देन में एक करेंसी नोट का प्रयोग नहीं हुआ। आज किसी भी और बैंक में आप जाइए, कोई व्यक्ति बोरा भर के ना तो नोट जमा कराने आता है, ना बोरा भर के नोट जो है पैसा वो विथड्रॉ करने आता है। और ये खबरें गायब हो गई कि कई देशों ने यूपीआई को अपना लिया है, अपनाने सर, की कहीं नहीं, दिशा में। 8 देश हैं, उसमें फ्रांस भी है, उसमें कतर भी है, और ये बिल्कुल। उसमें मलेशिया भी है। और 1 साल के अंदर ये संख्या 2 दर्जन से ऊपर पहुंचने वाली है। और भारत में जो अमेरिकन कंपनियां थी फिनटेक की, वीजा और मास्टर कार्ड, आप जरा पता करिए, आपके जानने वालों के पास जो बैंक का एटीएम कार्ड है, अधिकांश के पास अब इन 2 कंपनियों का एटीएम कार्ड नहीं है। सारे के सारे जो हैं अभी आप सब वो हैं आपके रुपए भारत पे के। ये मामूली परिवर्तन आया है। और जितना वो ट्रांजैक्शन, विदेशों में जाकर के ज्ञान दे रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। नहीं, बहरहाल, नहीं, आखिरी डोनाल्ड
एक बात जोड़ दूं, डोनाल्ड ट्रम्प जब फरवरी 20 में भारत आया था, तो उसने मोदी से कहा कि भाई आप अमेरिकन कंपनीज के लिए भी थोड़ा ख्याल करो, गिव देम ए लेवल प्लेइंग फील्ड। आज वीजा और मास्टर कार्ड का केवल एक ही काम बचा है इंडिया में, वो है क्रेडिट कार्ड। लेकिन डेबिट कार्ड में और एटीएम कार्ड में कुछ ही, मेरे ख्याल से साल 2 साल के अंदर ये भारत के मार्केट से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल। नहीं, मैं तो अपना देखता हूँ। मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड हुआ करता था। मैंने कई साल से उसका उपयोग नहीं किया और अभी मैंने बैंक से कहा कि इसको बंद कर दीजिए। डेबिट कार्ड जो है मेरे पर्स में पड़े रहते हैं, उनका कोई यूज़ ही नहीं रह गया है। मेरे पर भी क्योंकि यही है। सारे ट्रांज़ैक्शन तो ऑनलाइन होने लगे हैं। आखिरी हाँ, टिप्पणी उद्धव ठाकरे के इस बयान पर कि साहब वांगचुक अगर पाकिस्तान चले गए तो कौन-सा पहाड़ टूट गया? उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? उन पर क्यों एनएसए लगा दिया गया? मोदी जी भी तो नवाज शरीफ से मिलने के लिए पाकिस्तान गए थे। इससे बड़ा देखिए कुतर्क कोई ऐसा हो है, सकता है क्या? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, तो उद्धव ठाकरे से थोड़ी थोड़ी मर्यादा की, गरिमा की आशा की जाती है कि वो उसका पालन करेंगे। वो भारत प्रधानमंत्री के बारे में इतनी ओछी टिप्पणी नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर भारत के हेड ऑफ स्टेट हैं। भारत का हेड ऑफ स्टेट किसी भी देश में जा सकता है जिससे हमारे सामान्य डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। पाकिस्तान से हमारे हमारे रिश्ते ठंडे हैं, शत्रुवत हैं, लेकिन भारत का एम्बेसडर बैठा है इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद का एम्बेसडर बैठा है दिल्ली में। तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो एक जो है वो एक नाराज माशूका की तरीके से जले भुने कूढ़े बैठे हुए हैं कि आपने 25 साल पुराना अलायंस तोड़ दिया मुख्यमंत्री बनने के चक्कर के लालच में नवंबर 2019 में, और आपने ऐसे लोगों से हाथ मिला लिया जिनको कभी बाला साहब ठाकरे ने फूटी आंख देखना पसंद नहीं किया था। चिमटे और से भी नहीं छुआ था। आपकी सरकार भी गई और आपकी पार्टी भी चली गई। तो आज आप जो हैं आज आप जो हैं जले हुए, कुढ़े हुए, भुने जो चिढ़ में आप जो बोल रहे हैं, जनता में उसका असर तो होना बहुत दूर की बात है, उसका उपहास हो रहा है कि ये क्या बोलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और दर्शकों का भी। दर्शकों से एक निवेदन है, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है, तो लाइक बटन ज़रूर दबाया करें और अगर ये वीडियो आपको वाक़ई अच्छा लगा है, प्रोग्राम अच्छा लगा है, डिस्कशन आपको भाया है, तो अपने मित्रों को ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करिए। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद भट्ट साहब आपका भी और सभी दर्शकों का भी। जी, नमस्कार। नमस्कार।